उस वक्त कितना मिला था आपको, पहला पेमेंट क्या था? 1500 रुपया दिया था उन्होंने, 1500। एंड वो ऐसे ही जेब से निकल के मेरे हाथ में रख दे, इसको रखो। राजेश रोशन जी मेरे को वादा किया था कोई गाना गवाएंगे, जी। तो उन्होंने मेरे को जून पिक्चर के लिए उन्होंने मेरे को टेलीग्राम भेज के बुलाया था। जगजीत सिंह साहब ने आपको सबसे पहला पहले पहला चांस जो जिन्होंने दिया था वो जगजीत सिंह जी है। कल्याण जी भाई ने बोला कि भाई मेरा जो शोज वगैरह होता है उसमें इनको गवाते हैं पहले, फिर वो वैसे ही शुरू हुआ। फिर उसका उनके शोज में मैं ओपनिंग बैट्समैन था। नमस्कार, मैं कुमार सानू, आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू हंगामा म्यूजिक रूम। मेरा नाम है उर्मिन। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं दैट बड़े शान से हम 90s किड है, तो व्हाट आर वी द मोस्ट प्राउड ऑफ? 90s का म्यूजिक। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान, एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे शख्स मौजूद हैं who defines the 90s for us, जिन्हें मेलोडी किंग ऑफ मेलोडी का नाम दिया गया है, जिनकी आवाज़ ही उस दौर की पहचान है। प्लीज़ वेलकम टुडे पद्मश्री कुमार शानू जी। जी नमस्कार। कैसे हैं आप सर? बस बिल्कुल ठीक। आपकी अमेजिंग जर्नी को इस बैकग्राउंड का जो सपोर्ट मिला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई एम सो ऑनर्ड सर कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के मेरे इस प्रोग्राम में मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ, आपके गानों के बारे में जानना चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल तो बस आप बहुत सारा वक्त दीजिएगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कुछ भी आपको पूछना है पूछ लीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 1984 से आपने शुरुआत की थी, डेब्यू की, एम आई राइट? क्या चल रहा था मन में? म्यूजिक ही था पहला प्यार? म्यूजिक ही था, पहला प्यार म्यूजिक ही था। एंड शुरू से ही पहले आई वॉज अ तबला प्लेयर एक्चुअली। एंड तबला बजाते बजाते अचानक एक हंगामा हुआ। हाँ, वो एक हंगामा, इम्पोर्टेंट है। हाँ हंगामा हुआ। एंड एक स्टेज पे मेरे को गाना पड़ा, गाना अच्छा। बाउंड जी। गाना पड़ा ज़बरदस्ती। भाई लोग थे सब, तो गाना ही पड़ा। तो पब्लिक ने बहुत एक्सेप्ट किया और बहुत तालियां बजाए, बहुत चिल्लम चिल्ली किया। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। तो उसके बाद से शुरू हुआ था। जगजीत सिंह साहब ने आपको सबसे पहला पहले, पहला चांस जो जिन्होंने दिया था वो जगजीत सिंह जी है। तब जब आपको पहली बार एज अ प्लेबैक सिंगर बुलाया गया था, क्या आपको याद है वो पल जब स्टूडियो में आप गए थे, माइक रिकॉर्ड हाँ, हो रहा मैं था? उससे पहले भी मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घुमा करते थे, क्योंकि मैं एक्चुअली जो कवर वर्सन बना बना के म्यूज़िक डायरेक्टर को सुनाने का जो मेरा एक सिलसिला था वो चालू था उस समय। जी। उसी समय जगजीत सिंह जी आ गए थे वेस्टर्न आउटडोर में। एंड उन्होंने आके आवाज़ सुना तो उन्होंने बोला कि बुलाओ इस सिंगर को। तो उन्होंने बुलाया, मेरे को बुलाया नेक्स्ट डे उनके घर। फिर उन्होंने उनके गाड़ी में बिठा के मेरे को फर्स्ट सॉन्ग फेमस तारदेव में जो फेमस है, फेमस स्टूडियो में लेके गया और वहाँ जाके पहला गाना रिकॉर्ड किया। उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया। एंड सब टोटल थिंग जो था ना, एक ड्रीम जैसा था कि एक ड्रीम पूरा हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा लग रहा था। याद है तब उस वक्त कितना मिला था आपको, पहला पेमेंट क्या था? 1500 रुपया दिया था उन्होंने, 1500। एंड वो ऐसे ही जेब से निकल के मेरे हाथ में रख दे, इसको रखो, पहला गाना है, पहला गाना है। तो फिर उन्होंने ही मेरे को लेके गया गाड़ी में बिठा के, फिर वो कैसेट में डाल के वो लेके जाके कल्याण जी भाई के पास लेके गया। वो जो पेडर रोड पे उनका रिहर्सल रूम है, बिमला महल, तो वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे जाके मेरे को बताया नहीं, चलो तुमको लेके जाता हूँ एक जगह। फिर मैं जाके देखा क्या कल्याण जी भाई वीरजी शाह, आनंद जी भाई वीरजी शाह लिखा हुआ है बाहर। तो उन्होंने बोला कल्याण जी आनंद जी। तो मैं तो उस समय सब पिक्चर देखते थे, गैमलार फैमलार, ये वो सब, लावारिस, सब पिक्चर, अमिताभ बच्चन का फैन। तो ट्रिमेंडस, मैं देख आप के सबसे एकदम, बड़े बच्चन साहब के फैन? हाँ शुरू से ही, हाँ। आज भी। तो उन्होंने मुड़ के मेरे को लेके गया अंदर, अंदर जाके बिठाया और गाना कल्याण जी भाई को सुनाया। तो कल्याण जी भाई ने बोला कि भाई मेरा जो शोज वगैरह होता है उसमें इनको गवाते हैं पहले, फिर वो वैसे ही शुरू हुआ। फिर उसका उनके शोज में मैं ओपनिंग बैट्समैन था, शुरुआत मैं करता था। इस तरह से शुरू हुआ क्या सिलसिला। बात है, क्या बात है। लेकिन ये जो खिताब मैं चाहती हूँ कि लाइक आप भी हमें बताएं कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है 90s, ये जो एरा है। आई थिंक हम मैं अपने बारे में कहना चाहूँगी कि दैट आई एम वेरी प्राउड कि मैं 90s में पैदा हुई और मैंने इन गानों से ही मेरा जीवन कटा है, ये मेरे लाइफ का बैकग्राउंड स्कोर बना है। एंड
मेजर क्रेडिट आपको जाता है? सब टीम वर्क था टोटल, खाली मैं नहीं, बहुत सारे, लिरिक्स भी अच्छा था, म्यूजिक भी अच्छा था, सिंगिंग में हम लोग थे। एक्चुअली टोटल टीम वर्क उस समय जो हुआ करता था वो कुछ अलग ही बात होती थी, इतना हर एक का डेडिकेशन समझ में आता था, पर देखिए दिखता ना, था। आज तक हम किसी भी शादी में, किसी एनिवर्सरी में जाते हैं तो एक कपल का डांस होता ही है ऑन जब कोई बात जब कोई बिगड़ बात जाए। बिगड़ जाए, वो ये हर जगह कुछ पे भी होता है। हो, हाँ, मतलब पेटेंट पता ही है कि होता वो है, मोमेंट होना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या यादें जुड़ी हैं इस गाने से? आफ्टर जादूगर, जब कलांजी भाई के साथ गाना कर लिया जादूगर का, उसके बाद ये जुर्म आशिकी से पहले आए थे, जुर्म पिक्चर। एंड जुर्म पिक्चर में राजेश रोशन जी मेरे को वादा किया था कोई गाना गवाएंगे, जी। तो उन्होंने मेरे को जुर्म पिक्चर के लिए उन्होंने मेरे को टेलीग्राम भेज के बुलाया था। एंड उस समय सब मोबाइल नहीं था, तो टेलीग्राम आया एंड मैं दौड़ के गया, जाके देखा कि ये गाना गाया था जुर्म, जब कोई बात बिगड़ जाए। एंड बाद में ये गाना आफ्टर आशिकी, ये गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ। आशिकी से पहले रिलीज हुआ, बहुत पहले रिलीज हुआ, 88 में शायद रिलीज हुआ ये पिक्चर। एंड 90 की शुरुआत, आशिकी 89। तो ये बहुत पहले का गाया हुआ गाना है, लेकिन ये जब आशिकी हिट हुए तो उसके बाद ये साथ में जुर्म वगैरह सब जो पिक्चर है, सब गाने बहुत चल गया, बट क्या लोगों गाना ने बहुत है, पसंद एंड किया। द फैक्ट दैट हम अभी 2023 में बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गाने की जो अभी भी इतना फ्रेश है। इट्स जस्ट लाइक द मोस्ट रोमांटिक ट्रैक। ये गाना ऐसा है ना, इसका लिरिकली ये इतना पावरफुल है कि ये गाना ना आप किसी के भी सामने गा सकते हो, भगवान के सामने भी गा सकते हो, पिता माता के सामने भी गा सकते हो, लवर के सामने भी गा सकते हो, अपने वाइफ के पास भी गा सकते हो, अपने बच्चे को लेके गा सकते हो। दिस द मीनिंग इज लाइक दिस। जब कई कोई आप एक बच्चे को इंटरप्रिटेशन। लेके बोलिए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड हर एक पे फिट बैठता है, पता नहीं ये कैसे इंदिवर साहब ने लिखा था ये। एंड आई थिंक मतलब एक सर्वभारतीय जो बोलता है ना, एक भाषा उन्होंने ऐसा लिख दिया जिसमें सब कोई आ सकते हैं इस गाने में। क्या बात है, क्या बात है। वैसे सानुदा, आपकी आवाज़ भी इस पे बहुत इम्पोर्टेंट रही है, बिकॉज मुझे लगता है कि यू आर समबडी जो हर गाने में अपने इमोशंस भर जाते हैं। आई डोंट नो इफ यू आर अ रोमांटिक पर्सन योर सेल्फ, लगता तो ऐसे ऑफ है कोर्स। कि बिल्कुल रोमांटिक है, क्योंकि अगर मैं अगले इस एल्बम की बात करूं, विच इज़ द मोस्ट म्यूजिकल, रोमांटिक, entertaining album that we have had in the history of the Indian film industry, वो है आशिकी। या ऑफ कोर्स। एंड ये एल्बम आपको मिलना विद ऑल द सॉन्ग संग बाय यू, ये पहली बार था शायद। ऑलमोस्ट, शायद ऑलमोस्ट एक गाना छोड़ के बाकी सब गाना मैं गाया था, 9 गाना मैं गाया था, 10 तब गाना है इसमें। उस वक्त के कुमार शानू जी से अगर हम पूछे दैट वाज इट अ नहीं, ड्रीम, आशिकी डिड यू आशिकी बिलीव इट? आशिकी वाज एन एल्बम फर्स्ट, चाहत करके नाम था उसका। एल्बम के लिए हम लोगों ने गाना रिकॉर्ड किए थे। एंड आफ्टर दैट महेश भाट जी सुन के उनके ऊपर स्टोरी लिख के, उस गाने के ऊपर स्टोरी लिख के उन्होंने फिल्म बना दिया। बट इट वाज एन एल्बम फर्स्ट, जब आप इसे रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या आपको लग रहा था कि इतना बड़ा 100%। होगा? जब पहला मैंने नादिब सेवन के लिए जब आवाज़ दिया, पहला नज़र के सामने था वो गाना। एंड मैं जब वो गाना पहला स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरे को पहला टाइगर शब्द जो है वो इस्तेमाल किया, तो तब से टाइगर टाइगर, हमको टाइगर ही बोलता है म्यूज़िक डायरेक्टर्स सारा। तो वही टाइगर जैसा आवाज़, टाइगर के जैसा आवाज़, अरे टाइगर जैसा आवाज़ है टाइगर, तो ये टाइगर शब्द नादिम ने दिया था मेरे को। इतने सारे गानों में सबसे चैलेंजिंग गाना कौन सा था रिकॉर्ड करना? इतने सारे गाने मैंने आशिकी का और बाकी सब। आशिकी, आशिकी एल्बम की बात करें अगर अच्छा, हम तो। आशिकी, आशिकी के देखिए टफ सॉन्ग तो कोई भी नहीं था। एक गाना था जो ठीक है, वो टफ बोले तो नहीं, ऑल रोमांटिक था एंड थोड़ा सा मेलेडियस था, ट्रिमेंडस मेलेडी था उसमें, एंड रिदमिक भी था, एंड लिरिकली बहुत पावरफुल था। सिंपल एंड इजी डाइजेस्टेबल लिरिक्स जो हर कोई गुनगुना सकते हैं। फिर ऐसा कोई गाना याद है आपको जो बहुत देर तक अटका था, मतलब बार नहीं, बार आज का रिकॉर्ड कोई किया भी गाना, जाता? मेरा एक स्वभाव है, मेरा एक ऊपर वाले की देन है बोल सकते हैं आप, कि मैं बहुत जल्दी पिकअप करता हूँ और गाना बहुत जल्दी सीख के बहुत जल्दी गाता हूँ। आपका तो कोई फेवरेट होगा इसमें? नहीं, हर गाना, इसमें हर गाना मेरा फेवरेट है जी। चाहे वो धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना हो, या अब तेरे बिन जी लेंगे हम, या सांसों की ज़रूरत है, जैसे मैं दुनिया भुला दूंगा, जाने जिगर जाने मन, फिर कोई भी गाना, दिल का आलम, तू मेरी ज़िंदगी,
तो कोई भी गाना बोलो इसमें हर एक गाना मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गाना मेरा पसंदीदा ना हो। एक पसंदीदा होता है तभी तो एक पिक्चर का सारे गाने हिट होता है ना। ऐसा सब गाना इतना अच्छा बना जी। और इतना अच्छा लिरिकली पावरफुल था, म्यूजिकली पावरफुल था। तो गाना गाते टाइम ही हम लोगों को लगा था कि कुछ ना कुछ तो होगा इस गाने में। आई थिंक जब आप इन गानों की बातें कर रहे हैं, एक एक लिस्ट कह रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है कि एक एल्बम की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कई फिल्म्स है, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू दिस एनी मोर कि एक फिल्म के सभी गाने इतने हिट और इतने पावरफुली हिट। आई थिंक ये आज से 50 साल पहले भी कभी नहीं हुआ जी। और आगे तो होगा ही नहीं कभी कि एक पिक्चर में 10 के 10 गाना हिट। ऐसा इट्स अ हिस्ट्री। आपने हाल ही में एक किस्सा सुनाया था, टेलीविजन पर मैंने देखा था कि मैं दुनिया भुला दूंगा। अरे इस बाप रे, गाने के वक्त क्या हुआ था, वो बताएं तो प्लीज। बिहार में है। वो गाते वक्त बार बार गाने बोला, मैं गाता गया 7-8 बार वो एक ही गाना गाया, मैं दुनिया आप भुला दूंगा। किधर कोई फंक्शन में थे? हाँ, बिहार में। हाँ। बार बार मेरे को बोला जा रहा है वंस मोर, तो मैंने बार बार गा रहा था। तो बाद में मैंने बोला कि आप लोगों को ये गाना इतना पसंद आया, मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, यही गाना सुन रहा है, 8 बार सुन लिया। नहीं गाइए गाइए। बोला भाई क्या हो गया, मतलब इतना पसंद है आप लोगों को ये गाना। तो एक बूढ़ा सा आदमी खड़े हुए और बोलता है, बड़ा मोच वाला, बोलता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जब तक ठीक नहीं गाएंगे तब तक गाते रहिए। तो इस तरह के मजाक हुआ था। एंड इट्स अ ट्रिमेंडस। मैं तो हैरान हो गया था। मैं बोला अरे यार कहाँ गलती हो गया, कहाँ क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक नहीं। अभी तो स्टेज पे कुछ हम लोग अलग कर लेते हैं ना गाने को, थोड़ा सा चेंजेस वेंजेस करते हैं, थोड़ा सा लाइव परफॉर्मेंस में थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। तो वो अलग पसंद नहीं उन लोगों को, वो जो है रिकॉर्ड में जो है वैसा ही गाना पड़ेगा। तो जो भी है ये एक वाकया हुआ था मेरे साथ। ओह माय गॉड। ये सब गाना जब हम स्टेज पे गाते हैं तो हम जी। देखते हैं कि जैसे कि एक म्यूजिक आता है ना, तो उनको पता चल जाता है कि ये कौन सा गाना है, वहाँ से शाउटिंग शुरू हो जाता है। क्या बात। एंड म्यूजिक तक याद रखें, जी। ऐसा म्यूजिक बनता था उस समय। वाह। साल था 1990, फिल्म थी आशिकी, जिसके लिए आपको अपना पहला आउट ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव फिल्म फेयर अवार्ड, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो मिला था। ऑफ कोर्स द सॉन्ग वाज अब तेरे बिन। एंड आपको याद है जब आप अवार्ड लेने गए थे, क्या हाँ, था? थोड़ा डरा हुआ था। फर्स्ट अवार्ड था एंड डेफिनेटली डरा हुआ था। वो ज़्यादा सांस चल रहा था, हाँप रहा था। ये होता ही है पहला अवार्ड के लिए। आपने एक आध फिल्म स्पीच फेयर बनाई जैसा रखी अवार्ड थी? है। स्पीच बनाई थी आपने? ना बस। स्पीच वगैरह कुछ नहीं, जो मन में आया वो बोल दिया। हाँ। एंड बहुत ही डरा हुआ था। वाह। एंड बहुत ही एक एक्साइटमेंट, डर सब मिला मुलू के एक अजीब सा उस समय था। मैं मुझ में नहीं था, मतलब एक अलग ही हो गया था उस समय। पर क्या आपको लगता है कि अब तेरे बिन के अलावा कोई और ऐसा गाना था आपके जहन में जिसके लिए आपको अवार्ड मिलना चाहिए था फ्रॉम आशिकी? इसमें सारे के सारे गाने जैसा है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, या तो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना बाद में और ज़्यादा हिट हुआ। और ज़्यादा हिट हुआ इन लोगों में से, बहुत 10 गाने में से धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आना एक ज़्यादा हिट हुआ। जी। लोगों को ज़्यादा और बाद में और सुनाई दिया ज़्यादा जी। लोगों को। तो इस तरह के एक गाना एक समय के लिए आ जाते हैं, फटक से आगे आ जाते हैं। एक समय तू मेरी ज़िंदगी था, सामने आ जाते थे कि ज़्यादा पॉपुलर, क्योंकि हम लोग स्टेज पे गाते हैं ना, तो वी नो कि व्हाट इज़ द नर्व ऑफ द पीपल। एंड हमें पता चलता है इमीडिएटली कि किस में रिस्पॉन्स ज़्यादा ड्रॉ हो रहा है। दादा, आपने नदीम श्रवण जी के साथ ऑलमोस्ट, इफ माय कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग, 293 सॉन्ग्स गाए नहीं, हैं, उससे ज्यादा फिल्म्स की हैं। ओह माय गॉड। तो उतना मतलब फिल्म की है। फिर गाने बहुत ज़्यादा है। गाने तो 2000 कुछ के आसपास। 2000 के आसपास। क्या खास बात लगती थी आपको उनकी कॉम्पोजिशन की? सिंप्लिसिटी। एक उनका गाने में जो सिंप्लिसिटी था ना, जो मेरे को ऐसा लगता था कि क्रिटिकल गाना बनाने से ही जो लोग सोचते हैं कि हम पांडित्य दिखा देंगे, अपना पांडित्य जो है दिखा देंगे, तो गाना सिंपल गाना ही हिट होता है। जो गाना गुनगुना सकते हैं लोग। आप देखिए ना, जैसे परदेश हो या कोई भी आप एक पिक्चर उठा लीजिए, देखिए उसका गाना कितना सिंपल होता था। एंड वो सिंप्लिसिटी के लिए ही ये हिट होता था ज़्यादा, क्योंकि हर कोई गा सकते हैं जी। थोड़ा सा तो गा सकते हैं कैसे भी करके। ये बात आपने बहुत बहुत बढ़िया कही। हाँ। एक गाना मुझे याद आ रहा है, अगेन दिस इज 1991, और जैसे आपने कहा बिल्कुल ये सिंप्लिसिटी का गाना है, एकदम सिंपल कि मेरा दिल भी कितना पागल Yes, है, of course. ये प्यार जो तुमसे करता हाँ, है। हाँ। वाह वाह वाह। साजन फिल्म हर वेरी इंसान सिंपल गा गाना सकता एंड है। सिंपल, हर कोई गा दे, मेरा दिल भी कितना पागल, हर कोई गा सकते हैं। तो इस तरह के गाने जो है
ज़्यादा पब्लिकली हिट होता है बिकॉज दे कैन सिंग। जो इस तरह के सिंप्लिसिटी उसके उन लोगों के अंदर था, नदीम श्रवण जी के अंदर। जी। एंड खास करके वो जब बोलते थे, वो हमेशा यही बोलते थे कि जब हम लोग जब गाना बनाते हैं, हम हमारे दिमाग में तू ही आ जाता है, तेरा ही गला आ जाता है कि तू कैसे गाएगा इसको, तो उसी हिसाब से ही। तो एक होता है ना, एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक सिंगर के अंदर ट्यूनिंग होता है। पर शायद इसलिए आप वो गानों को अपना भी बना देते थे, बिकॉज इट फेल्ट यस लाइक यस, ऐसे क्योंकि ट्यूनिंग, आपके अलावा कोई नहीं गा ये सकता ट्यूनिंग था। होता है। करेक्ट एक करेक्ट। सिंगर को, जैसा किशोरदा पंचमदा में एक बार एक ट्यूनिंग हुआ था आराधना से, समझ जी लीजिए। जी वो जी। उसके बाद से पंच ये एस डी बर्मन, आर डी बर्मन के साथ बहुत ज़्यादा, अमर प्रेम से लेके लाइन से। तो ये जो उनका एक ट्यूनिंग हो गया था कि वो गाना जब बनाते थे, लगता है कि किशोरदा के लिए बना हुआ है और ये गाना किशोरदा गाएगा तो हिट होगा। तो इस तरह के एक फीलिंग्स जो होता है ना, ये आई थिंक म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर्स के अंदर ये बॉन्डिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। ये अगर हो जाता है, बन जाता है। जैसे मेरा लास्ट में अनु मलिक के साथ बॉन्डिंग हुआ था, जतिन ललित के साथ हुआ था, आनंद मिलिंद के साथ हुआ था, बपीदा के साथ हुआ था, हर एक के साथ हमारा बॉन्डिंग होता गया धीरे धीरे। एंड मैं जानने लगा हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का अलग अलग स्टाइल जो होता है, उसको मैं जानने लगा। तो मैं उनका ही जो चाहत है वो मैं प्रोड्यूस करता था उस समय, मैं इम्प्लीमेंट मेरा होता था। इसीलिए टाइगर तो इसीलिए वो लोग सब लोग मेरे को इतना प्यार करते थे, बस दैट इज द मेन थिंग। सो ईयर 1991 आता है दूसरा अवार्ड ऑफ द 5 consecutive awards which is for साजन, एंड व्हाट एन अचीवमेंट दादा, व्हाट एन अचीवमेंट। वैसे आपने किशोरदा की बात की, जिस तरीके से एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन रहता था आर डी बर्मन, किशोर कुमार एंड गुलजार साहब, ओहो, वैसा एक कॉम्बिनेशन मुझे लगता है नदीम समीर श्रवण, दा समीर and- जी एंड यू। बताएं, व्हाट वुड यू से अबाउट दिस कॉम्बिनेशन। ये तो 100% आपने सही बोला। मैं वही बोला ना कि एक टोटल टीम वर्क, शुरू से बोल रहा था कि टोटल टीम वर्क होता है। एंड अच्छा लिरिक्स, अच्छा म्यूजिक एंड अच्छा सिंगिंग, सिंगर की वजह से टोटल थिंग एक हिट होता है। जी। एंड इसमें हर एक का कंट्रीब्यूशन जो है ना इक्वल है। मैं ये समझता हूँ कि एक लिरिक्स राइटर समीर दा भी जिस तरह से वो सोचते हैं, लिखते हैं ताकि हम गा पाएँ, उसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर सके, जी। नदीम श्रवण उस तरह से म्यूजिक वर्क में टाइगर गा सके। तो ये सारे चीज़ जो है ना, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग्स जो है, ये काम होता है। और इसकी वजह से ही गाना लोग पसंद करते हैं। नमस्कार, मैं कुमार सानू, आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा।